स्टार्ट। लौकिकीकरण जो समाजशास्त्र विषय के अंदर नए टॉपिक जिनको समाहित किया गया है उनमें एक है लौकिकीकरण, यानी कि अंग्रेजी में अगर इसको कहा जाए तो इसको हम कहेंगे सेकुलराइजेशन। सेकुलराइजेशन इसका मतलब ये हुआ कि प्राचीन परंपरागत व्यवस्थाओं के स्थान पर नवीन व्यवस्थाओं का जन्म, और ये ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं जिनमें विवेकशीलता, तार्किकता और सारगर्भिता नज़र आती है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि लौकिकीकरण एक ऐसी सतत सामाजिक प्रक्रिया है जो परंपरागत चीज़ों को छोड़ के नवीन तथ्यों, नवीन वैज्ञानिक तथ्यों को, नवीन चिंतनकारी तथ्यों को, नवीन शोधों को समाहित करती है। लौकिकीकरण एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा अलौकिक, धार्मिक और प्रथागत व्यवहारों में तार्किकता का समावेश होता जाता है। यानी कि सेकुलराइजेशन एक वह प्रोसेस है जिसमें पुरानी मान्यताएं, पुराने विश्वास, अंधविश्वास और पाखंड अथवा कर्मकांडों को त्याग करके वर्तमान में जिस नई व्यवस्था में हम वैज्ञानिक तथ्यों को, वैज्ञानिक तर्कशीलता को और बेहतर तथ्यों का समावेश करते हैं, जो न केवल लोकशीलता प्रदान करते हैं बल्कि उनके परिणाम भी सकारात्मक होते हैं, उनको हम क्या कहेंगे? लौकिकीकरण की प्रक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे? लौकिकीकरण या सेकुलराइजेशन। एम.एन. श्रीनिवास के अनुसार धार्मिकता में कमी आए, तार्किक चिंतन में जब वृद्धि हो, समाज की राजनीतिक, सांस्कृतिक, कानूनी पहलुओं में विभेदीकरण हो, तो ये लौकिकीकरण कहलाता है। अब इसको समझिए गौर से। सबसे पहला तो है कि धार्मिकता या धार्मिक कर्मकांडों में विश्वास कम होना, धार्मिकता में कमी, यानी कि धर्म आधारित भेदभाव, धर्म आधारित प्रचलन, प्रथाएं, उन सबको त्याग देना। धर्म आधारित विभिन्न प्रकार के सामाजिक स्तर पर जो भेदभाव होते हैं, परंपराएं हैं धर्म से संबंधित, उन सबको खत्म करना। अगर ये सब चीज़ें होती हैं तो ये लौकिकीकरण है, यानी कि आप एक नए दौर में प्रवेश कर रहे हैं। दूसरा है तार्किक चिंतन में वृद्धि, आप में तर्कशीलता का, रेशनलाइजेशन, यानी कि रेशनलाइजेशन का मतलब विवेकशीलता का आप में विकास हुआ है। और जब तर्क प्राचीन परंपराओं और मान्यताओं के स्थान पर स्थान लेते हैं तो ये एक रिनेसा का रूप होता है, एक पुनर्जागरण का रूप होता है, जिससे कि आप में एक नवीन जागरण होता है, एक नवीन जागृति का संचार होता है। और नवीन जागृति एक ऐसी जागृति होती है जो वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर किसी चीज़ की प्रामाणिकता को सिद्ध करती है। तीसरा है समाज के राजनीतिक, सांस्कृतिक और कानूनी पहलुओं में विविधीकरण। जब समाज विशेष में रहते हुए आप में उस समाज के विभिन्न स्तरों पर, चाहे वह राजनीतिक स्तर हो, चाहे सांस्कृतिक स्तर हो या कानूनी पहलुओं में विभेदीकरण हो, उस स्तर पर जब आप में समझ आ जाती है कि राजनीतिक रूप से कौन सी चीज़ किससे भिन्न है, सांस्कृतिक रूप से आप एक व्यवस्था में किन किन चीज़ों को समझ पाए हैं, और तीसरा है कानूनी पहलू, यानी कि कानून आधारित चीज़ों को समझना, कानून के आधार पर आप चीज़ों को खंडित करना, उनको समझ पाएँ, उनमें अच्छा बुरा जान पाएँ, सही गलत को जान पाएँ, यही सब आपके विभेदीकरण की ताकत होती है। और इस प्रकार से जब आप धार्मिक कर्मकांडों और प्रथाओं को त्याग देते हैं, धार्मिक अंधविश्वासों को त्याग देते हैं, तार्किक चिंतन आप में जब विवेकशीलता का विकास होता है, समाज के राजनीतिक, सांस्कृतिक और कानूनी स्तर पर जब आप में विभेद करने की बुद्धि आ जाती है, तो यही लौकिकीकरण कहलाता है। लौकिकीकरण के लक्षण क्या होते हैं कि वे किस प्रकार से आप जानेंगे कि ये लौकिकीकरण है? इस प्रक्रिया में यही लौकिकता में विश्वास बढ़ता है, जबकि अलौकिक आस्था और धार्मिक चिंतन में कमी आती है। यही लौकिकता जिसमें जस्ट लाइक यूटोपिया, व्हाट वाज यूटोपिया? एन आइडल स्टेट विच वॉज इमेजिन्ड इन द पास्ट, कि एक आदर्श राज्य जिसके बारे में भूतकाल में कल्पना की गई थी, हालांकि वो आदर्श राज्य कहीं था नहीं, सब जगह अपराध थे, खून खराबा था, राजनीतिक रूप से अराजकता फैली हुई थी, पत्रकारों के गले घोंट दिए जाते थे, किसी की लेखनी को बाधित किया जाता था, सामाजिक सरोकारों से लोगों को महरूम रखा जाता था। ऐसा सब न केवल अब हुआ है बल्कि पहले से होता रहा है। इसके अंतर अगर आप सोचें
कि जब किसी सामाजिक व्यवस्था में हम इहलौकिकता में विश्वास करें कि मेरा स्टेट एक ऐसा स्टेट हो जिसमें कोई गरीब गरीब ना रहे, जिसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो, हर एक व्यक्ति को रोटी कपड़ा मकान की अच्छी से पूर्ति हो, वे लोग एक सामान्य जनजीवन को बहुत बेहतरी के साथ जिएं, ये सब चीज़ें इहलौकिकता कहलाती हैं। और इसको यहीं पे स्पष्ट किया जा सकता है कि लौकिकीकरण की एक लक्षण यह भी होता है कि आप बेहतर राज्य की संकल्पना तैयार करें, उस बेहतर राज्य के बारे में सोचें, एक आदर्श राज्य की कल्पना आप करें। वहीं दूसरी तरफ यह भी है कि अलौकिक आस्था, जो पुरानी जो आस्थाएं हैं, डीसेकुलराइज्ड सिस्टम, उसको आप छोड़ दें। धार्मिक चिंतन, धर्म आधारित आप चिंतन को त्याग दें। इनसे इतर आप जब नई व्यवस्था में तर्कशीलता, विवेकशीलता के आधार पर, बुद्धि के आधार पर, व्यवहारगत चीज़ों के आधार पर व्यवहारिकता से किसी कार्य को करते हैं तो ये लौकिकीकरण है। तर्कयुक्त चिंतन करना, स्वतंत्रता और विचारों पे बल दिया जाता है। इसमें क्या होता है, आप रेशनल, एक मिनट तो तर्कयुक्त चिंतन, स्वतंत्रता और विचारों पर जब बल दिया जाता है, यानी कि एक ऐसा दौर जिसमें आप तार्किक रूप से चीज़ों को समझने लग जाएं, आप में एक ऐसे मेडिटेशन का विकास हो जिसमें आप बुद्धि और विवेकशीलता के आधार पर किसी चीज़ का निर्णय करें, स्वतंत्रता और विचारों पर जब आप बल दें, तो ऐसी स्थिति में यह लौकिकीकरण है। सामाजिक समस्याओं के प्रति धर्म की अपेक्षा विज्ञान, प्रौद्योगिकी और वैज्ञानिक सिद्धांतों को अपनाया जाता है। लौकिकीकरण, सेकुलराइजेशन में क्या होता है, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं, धर्मनिरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता, कार्य की निरपेक्षता, यानी कि जिसमें आप धर्म के आधार पर किसी चीज़ को नहीं सोचेंगे, किसी धर्म विशेष के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते कि हम मुस्लिम धर्म के साथ में यह नहीं होना चाहिए, पारसी के साथ में नहीं होना चाहिए, हिंदू के साथ में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से किसी भी प्रकार का भेदभाव आप ना करें, बल्कि धर्म आधारित सोच को परे रख के जब आप वैज्ञानिक तथ्यों, प्रौद्योगिकी, नवीन टेक्नोलॉजी के आधार पर और जो वैज्ञानिक सिद्धांत हैं उनके आधार पर जब आप किसी चीज़ को अपनाते हैं और फिर परिवर्तन के प्रति स्वीकार्यता आपकी धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है, यही आपकी लौकिकता है, यही आपका सेकुलराइजेशन है। यानी कि धर्म आधारित चीज़ों को परे रख के किनारे करते हुए जब आप वैज्ञानिक सिद्धांतों, वैज्ञानिक व्यवहार, तकनीकी का समावेश करते हैं और फिर होने वाले व्यवहारिक परिवर्तन को स्वीकार करते हैं, यह लौकिकता है। अब हम जानेंगे लौकिकता के कारक कि इसके कौन कौन से तत्व हैं। लौकिकता जो होती है, सेकुलराइजेशन जो होता है, उसके कौन कौन से कारक हैं। भारत में लौकिकीकरण के विकास में पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण, संविधान और आधुनिक कानून, सामाजिक धार्मिक आंदोलन, औद्योगिकीकरण, नगरीकरण, आधुनिक शिक्षा, तार्किक रूप से दृष्टिकोण, वैज्ञानिकों के द्वारा किए हुए आविष्कार, मध्यम वर्ग का उदय, यातायात और संचार साधनों का विकास, इन सब चीज़ों ने मिलकर के समाज में लौकिकीकरण की गति को बढ़ाया है और इस प्रकार से इनकी भूमिका लौकिकीकरण के प्रमुख तत्वों के रूप में गिनी जा सकती है। कैसे? सबसे पहला है पश्चिमीकरण। पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव हमारे यहाँ पर पड़ा है। पाश्चात्य संस्कृति में धर्म आधारित कर्मकांडों को, पूजा पाठ को, ईश्वरवाद को नहीं माना जाता है और जब इन सब चीज़ों से परे होता है तो मनुष्य में तार्किकता, तथ्यात्मक व्यवहारिकता का जन्म होता है। इससे वह बुद्धिशीलता की तरफ बढ़ता है, बुद्धिजीवी वर्ग का उदय होता है और जब बुद्धिजीवी वर्ग उदय होता है तो ऐसी स्थिति में वह किसी देश की व्यवस्था के लिए सकारात्मक योगदान दे सकता है। नेक्स्ट है आधुनिकीकरण। जिस प्रकार से हर एक चीज़ का हर एक स्तर पर भौगोलिक रूप से और जननांग की स्थिति के आधार पर ज्यों ज्यों मॉडर्नाइजेशन हुआ है, आधुनिकीकरण हुआ है, हर एक चीज़ में नवीनता आई है, नवीन चीज़ों का समावेश हुआ है, इसका प्रभाव भी लौकिकीकरण के रूप में देखा जा सकता है। भारतीय संविधान की मान्यताएं, कानून कायदे और वर्तमान में बनाए जाने वाले परंपरागत कानूनों के स्थान पर आधुनिक कानूनों के माध्यम से लौकिकता की गति को और गति मिली है। विभिन्न समय समय पर होने वाले सामाजिक और धार्मिक आंदोलनों से लोगों में चेतना का संचार हुआ है, सजगता आई है, अपने अधिकारों और हक की लड़ाई के लिए उनमें संघर्ष करने की ताकत आई है। औद्योगिकीकरण, उद्योग धंधों के बढ़ते हुए प्रचार प्रसार से उत्पादकता जो अब बेहतरी के साथ कार्य कर रही है,
बेहतर संसाधनों से बेहतर उत्पादकता प्राप्त होती है, जिससे देश की आर्थिक और सामाजिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। यातायात और संचार के साधनों का विकास, जो संचार के साधन हैं और यातायात के साधन हैं, जो जो विकसित हुए हैं, त्यों तो मनुष्य की पहुंच एक दूसरे के साथ में आपस में बंधने लगी है। वो एक दूसरे से विभिन्न चीज़ों का विनिमय कर सकते हैं। इस प्रकार से यूनिवर्सलिटी का जन्म हुआ है। यूनिवर्सलिटी सार्वभौमिकरण है, उसको बढ़ावा मिला है, इससे लौकिकता में विकास हुआ है। भारतीय समाज पर इसका प्रभाव, अब जो लौकिकता होती है, सेकुलराइजेशन, उसका भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है। एम.एन. श्रीनिवास सोशल चेंज ऑफ मॉडर्न इंडिया, भारत का सामाजिक परिवर्तन नामक किताब में लिखते हैं। उन्होंने कहा है कि भारत में अपवित्रता और पवित्रता की धारणा, जैसे जाति, मासिक धर्म और भोजन आदि के प्रति सोच में परिवर्तन आया है। सबसे पहली बात तो यह है कि जब धर्म और जातियों से परे हटकर हम सोचने लगे हैं, तो हम कौन दूषित है, कौन अदूषित है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन दलित है, कौन उच्च वर्ग का है, इन सब चीज़ों से जब परे आए हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारे अंदर एक बेहतर सोच का निर्माण लौकिकता की वजह से हुआ है। मासिक धर्म को पहले अपवित्र माना जाता था, जो कि महिलाओं की एक नियमित प्रक्रिया होती है। यही जीवन का संचार करने का, जीवन को चलायमान रखने की भी एक प्रक्रिया है, लेकिन अब उससे हम दूर चले गए हैं। हमने बेहतर चीज़ों को सोचा है, गलत चीज़ों से दूर हुए हैं। भोजन आदि के प्रति परिवर्तन, भोजन संस्कार जो होते थे पहले, वो ऊंची और नीची जातियों में विभेद किया जाता था, उन सब से हम दूर चले गए हैं। हम भोजन आधारित अब किसी प्रकार के भेदभाव नहीं करते हैं। नेक्स्ट है धार्मिक संस्कार और कर्मकांड, अशुद्ध और शुद्ध के महत्व में कमी आई है। अच्छा बुरा धार्मिक जो परंपराएं थी, जो मान्यताएं थी, उनको हमने छोड़ा है और इसके स्थान पर हमने वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास किया है। हम वैज्ञानिक तर्क के आधार पर हर एक चीज़ को सोचने समझने लगे हैं, जिससे भारतीय समाज में हमारे अंदर बेहतरी के साथ में इन चीज़ों में परिवर्तन हुआ है। नेक्स्ट है जातिगत भेदभाव, जाति आधारित भेदभाव, सांप्रदायिक कट्टरता के स्थान पर समानता, बंधुत्व और संवैधानिक मूल्यों में वृद्धि हुई है। वहीं जाति आधारित भेदभाव में कमी आई है। सांप्रदायिक कट्टरता, संप्रदाय विशेष के प्रति कट्टर समर्थक होना या कट्टर आलोचक होने के स्थान पर आज वर्तमान दौर में भारतीय संविधान के अनुसार हम सब वर्गों के अंदर एक समानता, भाईचारे की भावना का विकास हुआ है। संवैधानिक मूल्यों में वृद्धि हुई है। हम संविधान को तरजीह देने लगे, संविधान से बंधकर एक कानून कायदे के अनुसार हम कार्य करने लगे हैं। राजनीति और धर्म में पृथकता आई है। धर्म आधारित राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति ऐसी हो जो राज की नीति का मार्ग प्रशस्त करे, जो राज के लिए नीति निर्माण करे, किसी धर्म विशेष के लिए नहीं। सभी धर्मों के प्रति तटस्थता। हमारा देश पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष राज्य है। सेकुलरिज्म हमारे यहाँ पर है। शिक्षा और न्याय व्यवस्था में परिवर्तन हुआ है। आधुनिक दौर की जो शिक्षा है उसमें अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार हुआ है। शिक्षा जिसमें संस्कारों में वृद्धि हुई है, शिक्षा जो परिणामकारी शिक्षा के रूप में परिणित हुई है। न्याय व्यवस्था, जुडिशियरी में हमारे परिवर्तन हुआ है। दिन ब दिन जो पहले बहुत लंबे समय तक लंबित मामले होते थे हमारी न्यायपालिका में, उनमें अब कुछ कमी आई है, कुछ प्रतिशत तक ह्रास हुआ है। अपराधों में उससे लगाम लगी है। त्वरित फैसले आने से अपराधियों में खौफ होता है। सामाजिक सिस्टम में परिवर्तन आता है। तो इस प्रकार से भारतीय समाज पर एम.एन. श्रीनिवास के अनुसार निम्न परिवर्तन लौकिकता के रूप में देखने को मिले हैं। अब हम जानेंगे धर्म निरपेक्षता और लौकिककरण में क्या अंतर है, यानी कि सेकुलरिज्म और सेकुलराइजेशन दोनों में क्या अंतर है। एक तो होता है सेकुलरिज्म और एक होता है सेकुलराइजेशन। इन दोनों में क्या अंतर है? हालांकि दोनों ही जो कंसेप्ट हैं, एक तो धर्म निरपेक्षता और दूसरा लौकिकीकरण, ये दोनों ही कंसेप्ट धर्म के स्थान पर, धर्म आधारित मान्यताएं और विश्वासों के स्थान पर तर्क और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर बल देते हैं। ये विवेकशीलता को मानते हैं, ये विवेक को मानते हैं, तर्क को मानते हैं, वैज्ञानिक सत्य को मान्यता देते हैं। लेकिन दोनों में अगर देखा जाए तो एक बहुत माइनर अंतर है, बहुत छोटे स्तर पर अंतर है। धर्म निरपेक्षता लौकिकीकरण की सैद्धांतिक अवधारणा है। जो धर्म निरपेक्षता होती है वो सेकुलराइजेशन की सैद्धांतिक अवधारणा है। यानी कि सैद्धांतिक रूप से कहा जा सकता है कि लौकिकीकरण का निर्माण धर्म निरपेक्षता को मानते हुआ है।
अगर धर्मनिरपेक्षता नहीं होती, हम धर्म आधारित भेदभाव करते, धर्म आधारित मान्यताएं हम करते, धर्म आधारित परंपराओं को अपनाते रहते, उनके अपने जो गुण हैं उनको ही चलाते रहते, तो समझिए कि हमारे देश के अंदर धर्म आधारित सांप्रदायिकता का माहौल बिगड़ता और उसमें बड़े पैमाने पर एक विभिन्न धर्मों के बीच में खाई होती, धर्म आधारित व्यवस्था होती, धर्म आधारित राजनीति होती, धर्म आधारित विधायिका होती, तो किसी भी देश का कानून नहीं चल सकता। इसलिए हमारा देश इसके विपरीत धर्मनिरपेक्षता वाला राष्ट्र है, जहाँ पर किसी व्यक्ति का अपना एक धर्म तो है, लेकिन धर्म आधारित किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच में भेद नहीं किया जा सकता। सभी के लिए सरकारी नीति निर्माण जो किए जाते हैं, सरकारी योजनाएं होती हैं, वे उनके कल्याण के लिए बराबर रूप से कल्याणकारी राज्य के रूप में बनाई गई हैं। जबकि लौकिकीकरण धर्मनिरपेक्षता का व्यवहारिक पक्ष है, यानी कि ये कहा जा सकता है कि धर्मनिरपेक्षता के आधार पर ही या धर्मनिरपेक्षता से ही लौकिकीकरण को अपनाया गया है या लौकिकीकरण की प्राप्ति हुई है। लौकिकीकरण क्या है? धर्म आधारित मान्यताएं, परंपराएं को त्यागते हुए नवीन तर्क, वैज्ञानिक तथ्यों का समावेश करते हुए आगे बढ़ना और देश के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास को और पुष्ट करना है। धर्मनिरपेक्षता एक जीवन शैली है जिसमें धर्म को राज्य से पृथक रखा गया है, यानी कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, ये धर्मनिरपेक्षता है। लेकिन लौकिकीकरण परिवर्तन की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सामान्य जीवन में धर्म का प्रभाव बिल्कुल खत्म हो रहा है, यानी कि एक ऐसा आदर्श राज्य जिसमें धर्म आधारित किसी भी प्रकार की मान्यताएं या भेदभाव देखने को नहीं मिलेंगे। यही सेकुलराइजेशन है। यही क्या है? सेकुलराइजेशन है। तो ये हमने जाना कि लौकिकीकरण क्या है, लौकिकीकरण की विशेषता, उसके लक्षण, उसके कारक और लौकिकीकरण का भारतीय समाज पे क्या प्रभाव हुआ है, धर्मनिरपेक्षता और लौकिकीकरण में मूल रूप से क्या अंतर है। इसके बाद में हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे।